गुड मॉर्निंग टू डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में इसी चैप्टर का एक टॉपिक कहानी जिसे हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है कविता। तो जैसा कि हमारे सामने कविता को समझने के लिए कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। यानी अगर हम जीवन को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, या कविता के माध्यम से जो भी प्रस्तुत किया जाता है वो जीवन की एक आलोचना है। कविता प्रकृति की अनुकृति है। प्लेटो ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण वातावरण, ये सभी कुछ, धरती आकाश, जो कुछ भी है ये प्रकृति का ही एक पार्ट है, प्रकृति का ही एक भाग है। तो इसी प्रकार से जो कविता रचित की जाती है, कविता की रचना की जाती है, वो प्रकृति की ही एक प्रकृति को ही प्रस्तुत करती है, यानी प्रकृति की ही एक अनुकृति है। प्रकृति को दर्शाने का माध्यम जो है वो कविता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द के अर्थ सहित जो है वो काव्य है या कविता है, या इसे हम पद्य के नाम से भी जानते हैं। काव्य, कविता, पद्य एक ही चीज़ के पर्याय हैं, एक ही अर्थ के पर्याय हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जो कविता के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। जैसे आज के नए साहित्य में देश के प्रति भक्ति और प्रेम, राष्ट्रीय और जातीय वीरों के गुणगान, अपनी पतित दशा पर शोक, नारी स्वतंत्रता के गीत, व्यक्ति की आशा और निराशा, प्रकृति आकर्षण और प्रेम, रहस्यमयी सत्ता की अनुभूति, प्रतिदिन के दैनिक जीवन का विश्लेषण, राष्ट्रीय और जातीय समस्याएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस प्रकार से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कविता रचना के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। ये एक ऐसे आधार हैं। इसके बाद कुछ प्रसिद्ध कवियों की कविताओं के कुछ छोटे से भाग हमारे सामने प्रस्तुत हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की एक प्रमुख कविता का एक भाग यहाँ पर है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने अपनी इन पंक्तियों में नारी जीवन के त्याग, नारी जीवन के बलिदान और नारी जीवन को यहाँ पर उसकी दर्द को प्रस्तुत किया है अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तियाँ, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम ढूंढोगी पीड़ा। इस प्रकार से तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। इस प्रकार से एक प्रेयसी जो अपने प्रेमी के वियोग में इन पंक्तियों को अपने बारे में लिख रही है, अपने वियोग में जो उसको अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को इन पंक्तियों के माध्यम से एक प्रेयसी अपने प्रेमी के प्रति लिख रही है, उसको प्रस्तुत कर रही है, अपनी पीड़ा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद प्रसाद की कामायनी में इन्होंने जैसा प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। इस प्रकार से प्रकृति के हृदय स्पर्शी भावनाओं का चित्रण किया है। एक श्रृंगार रस का जो संयोग, श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, जैसे महादेवी वर्मा की जो ऊपर की लाइन है और जो नीचे प्रसाद की कामायनी में दे रखा है, महादेवी वर्मा का जो श्रृंगार रस का जो वियोग भाव है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और प्रसाद की पंक्तियों में श्रृंगार रस के संयोग भाव को प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बाल सौंदर्य को प्रदर्शित करते हुए, प्रस्तुत करते हुए इन पंक्तियों को लिखा है। ओस बूंद की सुषमा लेकर फूलों की भोली मुस्कान,
देकर उड़ रहस्य का मृदु रंग, तुम्हें बनाया है धातीमान। इस प्रकार से बाल सौंदर्य को निराला जी ने अपनी इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। इसके बाद बात करते हैं कविता के उद्देश्य। कविता के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले है जैसा रसानुभूति की प्रबलता। तो कविता के माध्यम से हमें रस की अनुभूति होती है। जो विभिन्न प्रकार के रस हैं, जैसे हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस आदि, जो बहुत सारे रस हैं, उसकी अनुभूति हमें कविताओं के माध्यम से भली प्रकार से हो सकती है या होती है। कविताओं के माध्यम से हमें इन रसों की अनुभूति होती है। इसके बाद है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम अर्थात रमणीय अर्थों का प्रतिपादक जो है वही शब्द काव्य है। अर्थात ऐसे शब्द जो रमणीय अर्थों के प्रतिपादक हैं, हम उन्हें कविता की कैटेगरी में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम का उद्देश्य। इस प्रकार से कविता के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। अनुभूति की प्रबलता। कविता के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को, कवि अपने अंतर्मन में जो भी स्थिति चल रही है उसको कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है और पाठक जो है उसकी अनुभूति भली प्रकार से कर सकता है। इस प्रकार से अनुभूति की प्रबलता भी कविता में विशेष रूप से विद्यमान होती है। अगला है भावनाओं कल्पनाओं की प्रबलता, यानी कि कवि की भावनाएं, कवि की कल्पनाएं भी कविता को के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सौंदर्यानुभूति करना, अर्थात कविता के माध्यम से सौंदर्य की अनुभूति भी की जा सकती है। तो छात्रों, हम देखते हैं कि इस प्रकार से कविता के ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। कविता के ये कुछ महत्वपूर्ण समझने के लिए कुछ उसका अर्थ है। और आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसी के आगे इसी प्रकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।